नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के साइंस 1 का पहला चैप्टर है और ये फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के माइंड में आते हैं। हमने बहुत सारी इससे रिलेटेड थेरी सुने, ठीक है, बहुत सारी थेरीज हम लोग ने सुने और जब हम लोग ऐसे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, हम लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द लेक्चर्स समझिए, ठीक है। देखो चैप्टर मैंने आपको बताया कि फिजिक्स से रिलेटेड, और अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की बच्चे लोग तो फिजिक्स जो होता है ना पूरा कंसेप्चुअल होता है। आपको टॉपिक उसी वक्त समझ में आएगा या आप उस टॉपिक में से अगर क्वेश्चंस कुछ पूछ रहा है तो आंसर उसी वक्त लिख सकते हैं जब आपको वो टॉपिक एकदम कंसेप्चुअली क्लियर होगा, तब रट नहीं सकते आप। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर के अंदर डेरिवेशन है, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, मजेदार है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब कंसेप्ट समझ में आता है कि वाह कितना इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे पहली बार पता चल रहा है। बट ये चीज को पेपर में उतारना ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि बच्चे फिर क्या करते हैं, समझते तो अपने हिसाब से और लिखते भी अपने हिसाब से, इन दा एस ये वो में आंसर लिखे, फिर बोलेंगे सर 2 पेज का आंसर लिखा आपने, 2 ही मार्क दिए मेरे को। भैया पूरे 2 पेज के आंसर में आपने मेन वर्ड का यूज ही नहीं किए और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मार्क्स दिया जाए। देखो साइंस में ना आंसर लेंदी नहीं चाहिए, योर आंसर शुड बी प्रिसाइज बट इट शुड बी एक्यूरेट। छोटा हो बट करेक्ट होना चाहिए। आप 3 मार्क का आंसर लिख रहे हैं, आप 8 ही पॉइंट लिखो, अगर करेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो आधे पेज में ही क्यों ना। बट अगर आप 2.5 पेज लिख दो और आपने करेक्ट नहीं लिखे तो वो आपको 3 मार्क्स का भी नहीं देगा। समझ में आ रहा है? हम लोग की सबसे बड़ी गलती ये है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हर बार अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखे हैं नोट्स, हम लोग उसमें से आंसर्स को क्या करते हैं, देख लेते हैं और वही याद करके उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है। देखो नोट्स में से आंसर आप लोगों को याद करने के लिए नहीं दिए गए, आपको नोट्स इसलिए दी गई है ताकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ सके, आपको ये समझ में आ सके कि मुझे कौन सा आंसर कितना लिखना है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए टेक्स्ट बुक से। किससे पढ़ना चाहिए बच्चे लोग? टेक्स्ट बुक से। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग ने पेपर पैटर्न देखे तो उसके अंदर 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कितने मार्क के? 20 मार्क्स। और वो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव कहां से बनेंगे? टेक्स्ट बुक के बीच में से, टेक्स्ट बुक के पीछे से नहीं बनेंगे, नोट्स में से नहीं बनेंगे, वो बीच में से बनाकर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बना के पूछता है। 2019 का पेपर अगर 10 का उठाकर देखोगे तो ग्रेविटेशन पे भी हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक प्रॉब्लम पूछा था, अनएक्सपेक्टेड। बच्चे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस पे ऐसा क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो उस टॉपिक को समझते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइंस रटने वाली चीज नहीं है, आप उसको समझिए। अगर आप समझ जाएंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ सुनते हो, अच्छे से समझते हो, तो यकीन जानो आप इतना ड्यूरिंग द लेक्चर प्रिपेयर हो जाओगे कि आप आराम से 40 मार्क के पेपर में 20 मार्क यूं ही अटेंड कर लो बिना कुछ याद किए, बिना कुछ याद किए 20 मार्क का पेपर अटेंड कर सकते अगर आप ईमानदारी से सिर्फ लेक्चर सुन लो। समझ आ रहा है? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल नहीं आते, बहुत रेयर पूछता है थ्योरी क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजन वगैरह आता है, वो भी 4 मार्क्स। समझ आ रहा है? बाकी सब कैसे आएंगे क्वेश्चन? थ्योरेटिकल आएंगे। तो हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बट हम लोग की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम लोग प्रिपेयर ही नहीं करते। आपको कोई टॉपिक समझाया जाता है, आप कभी घर पे जाके रीड नहीं करते। आज तक के इतने सारे बैचेस चलते हैं, किसी बच्चे ने आकर नहीं पूछा कि सर ये क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में हम लोग को पूछता है, डू यू नो करके क्वेश्चन पूछता है, या चैप्टर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछता है वो तो मैं खुद ही आंसर देते रहता हूँ, बट किसी बच्चे ने आकर कभी नहीं पूछा कि ये कैसे आ रहा है या ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा। नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बोर्ड का एग्जाम मुझे देना है क्या? आप लोग को देना है ना।
तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग उन सारी चीजों को भी पढ़ें, बट हम लोग के लिए ऐसा लगता है कि यही पहाड़ हुआ है सब, वो चैप्टर ही पढ़ने नहीं जा रहे हैं। उसमें भी क्वेश्चन आता है सर टेक्सचुअल पढ़ने का क्या, ये बच्चों के सवाल आते हैं। आप 10th स्टैंडर्ड में और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि सर टेक्सचुअल पढ़ो, बोर्ड एग्जाम में टेक्सचुअल आएगा इसकी क्या गारंटी है? 0.1% प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आएगा इसी में से आ भी सकता है, हो सकता है पूरा पेपर बन जाए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, प्रोबेबिलिटी इसकी भी है कि पीछे से एक भी क्वेश्चन ना मिले। तो तैयारी किसकी करनी चाहिए? वर्स्ट के लिए ना, कि भैया जो मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। आसान है तो फिर उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग अगर उस लेवल में सोचते ही। और ये हो गया पहला लेवल साइंस को पढ़ने का। साइंस को पढ़ने का दूसरा लेवल ये होता है कि हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं हम लोग उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। वो स्टेज पे तो मुश्किल है, हम लोग पहले ही स्टेज पर डगमगाए, पढ़ने ही नहीं हो रहा हम लोग को, सर हम लोग कहाँ उसको डेली लाइफ में अप्लाई करने जाए। तो यही रीजन है कि हम लोगों को साइंस या मैथ्स पसंद नहीं आता। लेक्चर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है सर, टॉपिक बड़ा मजेदार रहता है, बस उसके बाद खत्म, जब हो गया तो बात खत्म। ठीक है, रिवीजन कर देना, क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। देखो बच्चों लोग ये चैप्टर ना सच में बहुत मजेदार है। ठीक है, ये सही बात है कि इसके अंदर डेरिवेशन है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अगर आप इस चैप्टर को कंसेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दो तो आप देखोगे कि चैप्टर में ना बहुत जबरदस्त चीजें एक्सप्लेन की गई, और ड्यूरिंग द लेक्चर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि चैप्टर क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। बहरहाल ग्रेविटेशन ये वर्ड हम लोगों के लिए नया तो नहीं है, हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे बार ये वर्ड को सुने, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये टर्म्स हम लोग सुनते आए हैं। और जब भी बात ग्रेविटेशन की होती है तो सबके दिमाग में फौरन एक साइंटिस्ट का नाम आता है, सर ये वही था जिसकी वजह से हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो गई। हम लोग कभी कभी सोचते हैं सर कि काश उसको एप्पल के पेड़ से हटा के कहीं और बिठा दिए होते तो ग्रेविटी डिस्कवर ही नहीं होती, हम लोगों को पढ़ना ही नहीं पड़ता। सही है? ऐसा नहीं है। न्यूटन ने खुद बोला कि मैं वो चीजों को देख पा रहा हूं जो आप नहीं देख रहे। रीजन, मैं उन जाइंट्स के कंधों पर खड़ा हूं जिनकी वजह से मैं ये सारी चीजें क्या कर सकता हूं, देख सकता। मतलब उसके बोलने का ये था कि मेरे पास मेरे से पहले लोग जो थे उनके कुछ काम मौजूद है ग्रेविटेशन को लेकर, इसकी वजह से मैंने किसको डिस्कवर किया, ग्रेविटी, वरना मैं भी ग्रेविटी को डिस्कवर। देखो एप्पल गिरना ये कोई नई बात तो थी नहीं, एप्पल तो पहले भी गिरते आए थे, है कि नहीं भाई, एप्पल तो पहले भी गिरते आए थे। बट न्यूटन ने ऐसा क्या देखा था, न्यूटन ने उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, और उसका रीजन जब उसने ढूंढना स्टार्ट किया तो उसने किसको डिस्कवर किया, और ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी उसने बहुत सारे जो पुराने लोग थे उनके भी डेटा को क्या किया, स्टडी किया। इसलिए उसने बोला कि भैया ग्रेविटी मेरे अकेले की खोज नहीं है, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग इस पे वर्कआउट करते आ रहे थे, मैंने तब जाके ग्रेविटी क्या किया, डिस्कवर किया, उनकी बदौलत। उसने अकेले खुद ने क्रेडिट, तो मैं कौन हूं तो बाकी लोगों को क्रेडिट नहीं देने वाला। हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन थे जिन लोगों ने इस वर्क के अंदर कंट्रीब्यूशन दिए। कहानी के तौर पे बताता हूं, हम लोग के बुक में वो स्टोरी नहीं दी है, स्टोरी तो वहीं से दी है, एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर किया, बट हम लोग पास्ट में चलते हैं, पुराने टाइम पर चलते हैं, वहां से स्टोरी को उठाकर लेकर आएंगे बच्चे लोग। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोपरनिकस। क्या नाम था? कोपरनिकस। ये बहुत पुराने टाइम की बात चल रही है, ये सब न्यूटन से भी पहले की बात चल रही है। तो कोपरनिकस ने समहाउ स्पेस को ऑब्जर्व किया। क्या किया बच्चे लोग? स्पेस को ऑब्जर्व किया, और स्पेस को ऑब्जर्व करने के बाद उसने बताया कि यूनिवर्स का जो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो कौन है? सन है, और सारी चीजें किसके अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। मगर उस टाइम पर लोग बिलीव करते थे कि सोलर सिस्टम का सेंटर अर्थ है, और सारी चीज किसके अराउंड में घूम रही है, अर्थ। इवन सन भी किसके अराउंड घूम रहा है,
बट कोपरनिकस ने कुछ रिवर्स बोला, उसने बोला कि सन सेंटर और सारी चीज किसके अराउंड में घूम रही है। कोपरनिकस ने समहाउ उसने स्पेस को ऑब्जर्व किया, उसने ये डेटा लोगों को बताया, लोगों ने उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। आफ्टर कोपरनिकस एक पर्सन आया जिसका नाम था टाइको ब्राहे। ये बहुत रिच परिवार से था, तो इसने अपने किंगडम का 10% जो वेल्थ था वो इन्वेस्ट कर दिया स्पेस को ऑब्जर्व करने में। पूरा आइलैंड परचेस किया जिसके ऊपर लोगों को लगाया, और लोगों का काम ये था कि वो लोग क्या करते थे, स्पेस को ऑब्जर्व करते थे, और उसके बदौलत स्पेस को ऑब्जर्व करने के बाद वो लोग मैप को प्रिपेयर करते थे। किसको प्रिपेयर करते थे? ऑलमोस्ट 30 साल ये लोगों ने मेहनत की। किसने? टाइको ब्राहे और उसके जो भी लोग थे। जिस साल टाइको ब्राहे की डेथ हुई उससे जस्ट 1 साल पहले उसको एक साइंटिस्ट ने ज्वाइन किया था जिसका नाम था केपलर, जिसके बारे में हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। क्या नाम था? चलो स्टोरी सुने। हां ठीक है, सुने सुनो। 9th में सुनाया था शायद से, अच्छा 9th में नहीं, ठीक सुनो ध्यान से, वापस से जो नहीं सुने वो सुनो। तो टाइको ब्राहे को एक साइंटिस्ट ने ज्वाइन किया, केपलर। जिस साल केपलर ने उसको ज्वाइन किया उसके नेक्स्ट ईयर टाइको ब्राहे की क्या हो गई? टाइको ब्राहे ने जो भी डेटा कलेक्ट किया था वो सब किसने लिया? केपलर ने। और लोगों के बीच में गया और बोला कि भैया देखो, मैंने ये सारी चीजें प्लैनेट को ऑब्जर्व करके देखा हूँ, प्लैनेट ऐसा रिवॉल्व कर रहे हैं, ये है वो है, फलाना है ढिमका है, ऐसा हो रहा है, बट क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने नोटिस किया, ऐसा होता है, क्यों होता है ये मुझे पता नहीं। किसने बोला? हम लोग देखेंगे कि केपलर ने क्या बताया था। केपलर के लॉ के नाम से पढ़ेंगे, लास्ट ईयर हम लोग क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। तो केपलर ने कुछ तो बताया, वो बाद में देखेंगे कि क्या बताया, बट उसने बोला कि ऐसा होता है, क्यों होता है आई डोंट नो। आफ्टर केपलर बचे लोग, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, गैलीलियो। नाम सुने? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से स्पेस को ऑब्जर्व किया। और जब उसने स्पेस को ऑब्जर्व किया बच्चे लोग, तो उसने एक प्लैनेट को देखा, और उस प्लैनेट के अराउंड में उसने देखा कि कुछ चीजें क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। अब आप बोलिए सर इसमें कौन सी नई बात है? प्लैनेट के अराउंड में तो चीजें रिवॉल्व होती है, मगर उस टाइम के लिए ये नई बात थी, क्योंकि उस टाइम पर लोग क्या बिलीव करते थे, सारी चीज किसके अराउंड में घूम रही है? अर्थ के अराउंड, इवन सन भी। बट गैलीलियो ने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो किसके अराउंड में घूम रही है। लेट्स से उसने जुपिटर देखा था शायद से, तो उसने बोला कि जुपिटर के अराउंड में कुछ चीजें क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि इससे पहले कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब गैलीलियो ने ये बात तो बता दिया कि कुछ चीजें हैं जो किसके अराउंड में रिवॉल्व करती है, अर्थ सॉरी जुपिटर के अराउंड में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। लोगों की वो जो थ्योरी थी कि भैया सारी चीज किसके अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के अराउंड में, उसमें अब थोड़ा सा क्या होने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। एंड आफ्टर गैलीलियो कौन आ गया बच्चे लोग? न्यूटन। कौन आया? न्यूटन जब आया तो उसने ग्रेविटी डिस्कवर किया एज पर दी स्टोरी जो हम लोग सुने। और उसने जब ग्रेविटी डिस्कवर किया तो उसने लोगों के हर उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जिसका आंसर केपलर और गैलीलियो नहीं दे सके। देखो बच्चों, नॉर्मली हम लोग न्यूटन को सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, बट आपको पता है फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला जाता है? गैलीलियो। बाप ऑफ फिजिक्स कौन है? गैलीलियो। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? डिस्कवरी ग्रेविटी की किसने किया? न्यूटन ने। और क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं। देखो गैलीलियो ने ना ऐसे कुछ वर्क किया है, इवन उसको न्यूटन ने बाद में फॉलो किया। न्यूटन ने उसको पहचाना, अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया, तो भैया ये क्या हो गया, न्यूटन के नाम से जाना जाता है। उससे पहले उसको कौन कर चुका है? बट वो बेचारे को किसी ने डिटरमाइन ही नहीं किया, इसीलिए उसका हिस्ट्री में इतना नाम नहीं। हम लोग पढ़ेंगे जब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आएंगे ना, तो मैं आप लोगों को कैलकुलस जब पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि गैलीलियो ने जो वर्क किया था बाद में उसको न्यूटन ने किया। बाद में कौन किया? बट न्यूटन को क्योंकि लोग जानने लगे थे तो उसके काम को सब जानते, बट गैलीलियो को कोई जानता। सरकार मतलब न्यूटन से ज्यादा दिमागदार कौन था? सरकार में क्या बोला? ऐसे ही उसको फादर ऑफ फिजिक्स नहीं बुला रहे, कुछ तो है ना जो उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम लोग, मैं बोल रहा हूँ कि भैया वो फादर ऑफ फिजिक्स है। मैं आपको 11th में पढ़ाऊंगा बच्चे लोग, जब आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, हम लोग ना कैलकुलस में पढ़ेंगे, मैथ्स का एक हिस्सा होता है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियो और न्यूटन इन दोनों के बारे में। तो आप लोग वहां पर देखेंगे, आप लोग खुद उस दिन बोलेंगे हाँ सर गैलीलियो वाज दी
फादर ऑफ फिजिक्स, कुछ तो है, बट अभी वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि मैं अभी कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो फिर सब भाग जाएंगे। क्या बोले सर? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बोल रहे सर, ये देखो कुछ नया नया बोल रहे मैथ्स। ठीक है, अरे स्टोरी समझ में आई? तो न्यूटन ने क्या किया? ग्रेविटी को डिस्कवर किया। न्यूटन ने क्या किया बच्चों? ग्रेविटी को डिस्कवर किया। ठीक है, कहानी यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब तक कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं, उसका आंसर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग सभी को पता है कि ग्रेविटी वो चीज है जिसकी वजह से सारी चीजें अट्रैक्ट होती है ना? सारी चीजें किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? अर्थ की तरफ। सही है? हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, अर्थ के घूमने की जो स्पीड है वो 29,770 मीटर पर सेकंड, 29770 मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 30 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से घूम रहा है? कौन भैया? इतनी स्पीड से आप घूम रहे हैं, इतनी स्पीड से आप, उसके बाद भी हम लोग देखो मजे से बैठे हैं। आप इमेजिन करो, वो याद है मेरी गो राउंड आता है और वो एक घोड़े वाला झूला आता है, कभी उस पर बैठे हो? तो देखो, जब हम लोग उस घोड़े वाले झूले पे बैठते हैं, वो मेरी गो राउंड पर, तो जब वो स्टार्ट होने वाला रहता है या वो जब रुकने वाला रहता है तो हम लोग ऐसा लगता है हम लोग के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स, अगर घोड़े को नहीं पकड़े या मेरी गो राउंड में, तो सच्ची में हम लोग बाहर चले गए। नोटिस किए है कि नहीं? वो इतने कम स्पीड से घूम रहा है तो हम लोग के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। बट सर, अर्थ की स्पीड कितनी है? अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आपने आंख बंद की और खोले तो आप पनवेल, इतनी स्पीड में आप ट्रेवल कर रहे हो। तो उसके बाद भी देखो मजे से हम लोग बैठे हैं, इतने सुकून से लेक्चर सुन रहे सर, मस्त एसी में बैठे पंखे के नीचे, लाइट चल रही है, आधे सर का लेक्चर चल रहा है, मजे से सुन रहे हैं। सही है? क्यों? हम लोग कौन पकड़ के रखा है? सर अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मैं सुबह में यूरोप में, शाम में न्यूयॉर्क में और रात में मार्स पे। सही है कि नहीं? वो ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम लोग रुके। अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? सर हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। सही है ना? अरे हाँ कि ना भाई? अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो सवाल ये आता है कि ग्रेविटी मून को भी अपनी तरफ खींच रही होगी, सो व्हाई डज नॉट मून फॉल ऑन अर्थ? ऊपर जाते जाते ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटेशन कम हो जाती, बट है तो ना, है तो ना, तो क्यों नहीं गिर रहा है? तो फिर मून को खींच लेना चाहिए अर्थ को। तो उतनी ही नहीं है ना, उतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है कि खींच सके किसी को। अर्थ हिलते जा रहा है, ठीक है, तो अरे ठीक है, आपस में बात नहीं हो, वो दरअसल भाग रहा है, पकड़ नहीं पाए। अच्छा लॉजिक है। ऑर्बिट में वो अपने ऑर्बिट में, वो अपने ऑर्बिट में घूम रही है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तू तेरा देख मैं मेरा देख। सही ना? नहीं, ठीक है। आज इसका एग्जांपल समझते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी में एक टॉपिक हम लोग लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अपने बुक का पहला टॉपिक। ध्यान से देखो बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये अर्थ है, आवाज नहीं करेंगे सब लोग, याद है? मान लो ये अर्थ है और आप अर्थ के ऊपर जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेट्स से बुर्ज खलीफा, आप उसके ऊपर खड़े हैं। ठीक है? ठीक है? नहीं, आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। आप इस बुर्ज खलीफा के टॉप पे से एक बॉल को क्या करते हो? तो बॉल कहाँ पर आकर गिरेगा? जमीन पर। और ज्यादा पावर से फेंके तो और दूर, और ज्यादा पावर से फेंके तो और दूर। मैंने आपको मशीन गन ला के दी, मतलब इससे फायर करो और दूर। अरे अर्थ फ्लैट है क्या? अर्थ स्फीयर है ना? तो सर एक केस ऐसा भी आएगा कि जब मैं बॉल को फेंकूंगा तो वो अर्थ के बाहर चले जाएगा। अरे हाँ के ना? तो अर्थ नहीं आएगा, सैटेलाइट नहीं जाती है, जाती है ना? फिर ये क्या बोल रहा? नहीं है कि नहीं? एक केस ऐसा भी आएगा कि अर्थ के बाहर वो बॉल चले जाएगा। आप देखो कि जब वो अर्थ के बाहर जाएगा ना तो वो गोल घूम के वापस आके आपको हिट करेगा। हाँ, वो गोल घूम के वापस आपको आके क्या करेगा? हिट करेगा। तो सवाल ये है कि क्यों? अब इसका रीजन मैं समझाता हूँ कि ये गोल पहले तो क्यों घुमा सकता, नीचे गिर जाना चाहिए था। हाँ, इसका आंसर है ग्रेविटी। तुम लोग नहीं बोले ना? इसका आंसर क्या है? ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। और उसमें सोचते
मैं क्या बोलूंगा चलो कि मान लो कि मेरे पास एक पोल है, उससे मैंने एक 10 मीटर की रस्सी लिया और उसमें एक घोड़े को मार दिया। उसमें क्या कर दिया? जैसे ये पूरा एक ग्रेजिंग फील्ड है, स्क्वायर शेप में ग्रेजिंग फील्ड है, और घोड़े को मैंने 10 मीटर की रस्सी से क्या किया? बांध दिया और उस घोड़े को छोड़ दिया, जा भैया घास चल। अब आप बताओ कि ये जब घोड़ा घास चलेगा बच्चे लोग, तो वो जो एरिया ग्रेज करेगा वो कैसा होगा? सर्कल। कैसा होगा? क्यों सर? जब भी वो आगे जाने की कोशिश करेगा स्ट्रेट में, रस्सी उसको क्या करेगी? जब वो आगे जाएगा रस्सी उसको क्या करेगी? मतलब वो कैसा घूमने वाला है? सही है। देखो घोड़ा चल रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है? मतलब उसके पास वेलोसिटी है, और जब वो आगे जाना चाहता है रस्सी उसको क्या करती है? नाउ इमेजिन ये बॉल आपका घोड़ा था, ये बॉल आपका, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी रस्सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी, बॉल चल रहा है, रस्सी उसको अपनी तरफ क्या करेगी? कैसा शेप घूमेगा? सर्कल में घूमेगा। सेम गोज फॉर मून। मून के पास वेलोसिटी है, मून के पास क्या बच्चे लोग? वेलोसिटी है, और मून भी क्या कर रहा है? अर्थ उसके ऊपर क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। मून के पास वेलोसिटी है, मून बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अर्थ उसको क्या करता है? इसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? समझ में आया कि नहीं भाई? वो बचपन में कुकड़ी खेले, जब स्टार्ट होने वाले रहते हैं और जब स्टॉप होने वाले रहते हैं, तब हम लोग के ऊपर जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, अगर छोड़ दिए तो इधर उधर भागते हैं। बट जब एक बार दोनों की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो देखो फिर उनका फोर्स नहीं लगता है, बैलेंस हो जाते हैं। सेम यहाँ पर भी वही गेम हो रहा है, सेम चीज यहाँ पर हो रही है। देखो रस्सी इसको अपनी तरफ खींच रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। वो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करे, जो कहां पर एक्ट करे? ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं चलो? सेंट्रीपिटल का मतलब ही है, सेंट्री मतलब सेंटर और पिटल का मतलब है सीकिंग, सेंट्रल सीकिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर की तरफ लेकर आने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। मतलब आप बोल सकते हो कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे हाँ या ना? पक्का। व्हाई डज नॉट मून फॉलो ऑन अर्थ? समझ में आया कि नहीं भैया? सेम गोस फॉर अर्थ एंड सन। अर्थ भी तो घूम रहा है ना, इसीलिए वो सन के ऊपर गिर रहा। अगर मून रुक जाए तो वो अर्थ उसको खींच लेगा, अर्थ उसको क्या कर लेगा? या उसकी स्पीड बढ़ जाए तो वो अर्थ से दूर चले जाए। समझ में आया? मौत का कुआं देखियो, जब तक कि वो कांस्टेंट सर्कल में घूमते रहता है, वो गिरता, स्पीड बढ़ाता है तो वो ऊपर आता है, स्पीड कम करता है तो वो नीचे जाता है। नोटिस किए हो? मान लो वो घूम रहा है, अचानक से ब्रेक मार दी, नीचे आएगा सर सीधा। जब तक कि घूमता है, गिरता, बराबर सर्कल में घूमते रहता है। सेम ऐसी होता है। वो बास्केटबॉल गेम खेलो, अभी देखो जब हम लोग बॉल को बास्केट में थ्रो करते हैं तो वो उसके बास्केट के टॉप पे गोल 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 घूमते रहते हैं, जब तक कि उसके पास वेलोसिटी वो घूम रहा है। मान लो वो सेंटर अर्थ है और वो बॉल जो है वो मून है, वो घूम रहा है। जिस दिन उसकी वेलोसिटी कम हुई या ज्यादा हुई तो बाहर चले जाएगा, कम हुई तो, अरे समझा कि नहीं? पक्का। वो गोटी वाला एग्जांपल लेकर आना नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप लोगों को क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा बच्चे लोग कि व्हाई डज नॉट मून फॉल ऑन अर्थ। इसका एक एग्जांपल है। हाँ देखो भाई, बाल्टी लेके आ, मैंने बहुत मेहनत से बनाया। पानी दो, पानी दो। डब्बे में से वापस डाल। ये बकेट के अंदर बच्चे लोग मैंने पानी लिया, अगर मैं इस बकेट को उल्टा करूं तो उल्टा करूं, पानी गिरेगा सर, है ना? बट देखो मान लो कि ये जो रस्सी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेंटर है आपका और ये अपना मून है। अगर मैं इसको वेलोसिटी दूं, अगर मैं इसको वेलोसिटी, तो ये कैसा घूमेगा? सर्कल। कैसा घूमेगा? इवन वो गिरेगा भी, पानी उसके अंदर का गिरेगा, फिजिक्स गिरेगा सर, गिरेगा। पानी उड़ा 9 बच्चों, अरे सर बहुत फास्ट मारा पड़ेगा। दिखे तो 9 बच्चों, क्या है?
आवाज नहीं, अबे फिजिक्स पे भरोसा रखो। तुम लोग सारा शांति रखोगे तो एक्सपेरिमेंट करेगा। फिजिक्स नहीं गिरेगा। देखो यहाँ 1 पानी गिरा क्यों? इधर स्पीड क्यों मारे? अरे पानी है भैया, इसमें देखो अब गिर गया। पानी गिरे वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं है। अरे बाद में वीडियो रिकॉर्ड है, बाद में देखिए। सुनो यार, पानी गिरा क्या? रीजन समझ में आया? पानी गिरने का रीजन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं। पानी गिरने का रीजन सेंट्रीपिटल फोर्स। उस बकेट का राउंड घूमने का रीजन कौन है? सेंट्रीपिटल। अब सवाल ये कि सर फिर पानी क्यों नहीं गिरा? इसके पीछे का रीजन ये है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो चीजों को कहां खींच के लेकर आता है? सेंटर में। इसी का एक भाई होता है अपोजिट, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ये चीजों को सेंटर से दूर लेके जाता है, चीजों को सेंटर से। सेंट्रीफ्यूगल आप लोग देखे हो कभी कर्व रोड पर गाड़ी जब टर्न लेती है, भैया मान लो गाड़ी है, अरे ठीक है भाई, मैं क्या है अभी यहाँ पे ड्राइंग करने बैठा हूँ। तो कर्व रोड पर जब गाड़ी टर्न लेती है बच्चों, तो जो पैसेंजर होते हैं वो उस साइड शिफ्ट होते हैं। अगर डैशबोर्ड पर कोई चीज रखी है तो वो उधर शिफ्ट होगा। किसी ने धक्का दिया है क्या? बट वो क्या होती है? शिफ्ट होता है। वो फोर्स जो चीजों को, ये सेंटर है ना, अगर मैं सर्कल बना दूं तो ये सेंटर है, बट ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? उधर, तो वो सेंटर से दूर जा रहा है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? अब जब मैंने उस डब्बे को रोटेट किया तो पानी पे लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पानी में क्या लग रहा था? कहां पर था? बाहर की तरफ। इसीलिए पानी नीचे, आप इमेजिन करो, एक है सेंट्रीपिटल और एक है, ये दोनों बैलेंस है, इसीलिए पानी इधर उधर जा रहा। अगर मैं स्पीड कम करता तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो नेट फोर्स कहां लगता? डाउनवर्ड, तो पानी कहां गिरता? बट अगर मैं बहुत स्पीड से घुमाऊं तो कभी नहीं गिरेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होते चले जाएगा। अरे हाँ या ना? व्हाई डज नॉट लगा? बच्चा कौन बोला नहीं लगा? अभी भालू का, अरे कितना भालू घोड़े को घुमाए, घास लग रहा था, उसके पास वेलोसिटी है। आप इमेजिन करो, वो एक्चुअली गिर रहा है। वो एक्चुअली क्या हो रहा है? बट वो गिर रहा कैसा है? सर्कल में गिर रहा कैसा है? तो बार बार क्या कर रहा है वो? सर्कल में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? अगर ग्रेविटी हटा दो या उसको घूमना बंद करवा दो तो गिर जाए। समझ में आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत? Why does not moon fall on earth? क्लियर है बच्चा लोग? स्टोरी समझ में आ गई? सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर? चलिए वो फोर्स है जो चीजों को टुवर्ड द सेंटर क्या करता है? खींचता है। उसी का उल्टा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो अपने को बुक में दिया हुआ नहीं है, बट क्योंकि सेंट्रीपिटल पढ़ रहे थे इसके लिए हमने उसको समझ लिया। क्लियर? इसको लिख लो तो केप्लर्स के लॉ पढ़ते हैं। छतरी देखिए, एक्सीलेंस वाली छतरी देख के सब पहचान जाते हैं। याद बात करते हैं केप्लर्स के लॉ। लास्ट ईयर इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आया। देखो मैंने आपको बताया ना स्टोरी में कि केप्लर ने कुछ चीजें एक्सप्लेन किया था। उसने बताया कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में उसने हम लोग कोई डेटा दिया। हम लोग वही अभी पढ़ना लेंगे कि केप्लर ने हम लोगों को क्या क्या बताया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केप्लर ने 3 लॉ दिया था। कितने लॉ दिया था? चलो बात करते हैं केप्लर के फर्स्ट लॉ। केप्लर आवाज नहीं। केप्लर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों? कि प्लैनेट जो है ना वो सन के अराउंड में एलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं और सन जो है एलिप्स की किसी एक फोकस पे क्या है? सिचुएटेड। अब एलिप्स क्या होता है? अपने जो मुंह का शेप है ना, एलिप्टिकल शेप। कैसा शेप है? ज्योमेट्रिकल फिगर एक होता है, सही है एलिप्स।
ऐसा, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, ये भी जाने तो ये सब पढ़ा के मतलब मैथ्स नहीं पढ़ा, साइंस पढ़ा रहा हूं, जबरदस्ती ये सब बताने पड़े। तो इसमें ना दो फोकस होते हैं, या तो यहाँ या तो लोग बोले कि दोनों में से, केपलर ने क्या बोला, दोनों में से किसी एक फोकस पे, जैसे यहाँ पर सन सिचुएटेड है और प्लैनेट इसके अराउंड में इलिप्टिकल शेप में क्या कर रहे हैं, सिंपल, planet revolved around the sun in elliptical orbit with sun situated at one of the foci. सही है, इजी, कोई दिक्कत, गर्ल्स क्लियर है यहाँ तक के? पहला रूल क्लियर, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता था बच्चों कि प्लैनेट जो है ना उनकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बुक में ऐसा दिया नहीं, इसको समझो, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, एरिया कवर्ड करने वाली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम। मैं एक एग्जांपल भी देता है यहाँ पर, लेट्स से ये इलिप्टिकल शेप है और ये अपना सन है और यहाँ पर एक प्लैनेट है जो पोजीशन ए पर है, तो आपके बुक में स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया in equal interval of time. The line joining planet and the sun sweep equal area in equal interval of time. मैं क्या बोल रहा हूँ, let's say ये planet पोजीशन A से पोजीशन B पर पहुंचे कितने दिन में, 3 दिन, और यहाँ पर भी C से D पर पहुंचे कितने दिन में, तो वो क्या बोलता है कि ये जो एरिया ट्रेवल करेगा ना, अगर टाइम क्या है सेम, तो एरिया भी क्या होगा, सही बात है। अब आप देखो ना, यहाँ रेडियस ज्यादा है तो यहाँ आर्क क्या है, कम, यहाँ रेडियस कम है तो यहाँ आर्क क्या है, बैलेंस आउट होगी, एरिया क्या हो जाएगा, सेम। आप समझ रहे हैं कि एरिया कवर्ड करने वाली वेलोसिटी क्या होगी, सेम, एरिया कवर्ड करने वाली वेलोसिटी। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ आर्क बड़ा है और यहाँ आर्क, मतलब सर टाइम तो मगर सेम है ना, ए से बी पर जाने में भी 3 दिन लगने वाला है और सी से डी पर जाने में भी, बट सर ए से बी का डिस्टेंस ज्यादा है और सी से डी का डिस्टेंस, अब आप खुद बताओ, ए से बी जाने के लिए उसको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा और सी से डी पर जाने के लिए उसको, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस क्या है। इससे एक बात समझना है कि जब प्लैनेट सन के करीब होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब वो प्लैनेट सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, समझ में आया। लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप, स्वीप मतलब ट्रेवल, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ, सेकंड लॉ क्लियर, मतलब एरिया कवर जो करने वाला है प्लैनेट फॉर द सेम टाइम वो क्या होगा, सेम। एक चीज और इससे समझ में आ गई, सन के करीब होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, सन से दूर होगा तो स्पीड, क्लियर है। चलो तीसरे लॉ की बात करते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। तीसरा लॉ क्या बच्चों, केपलर्स, ये एक्चुअली ना आप लोगों को टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में रिलेशन देता है। सेम लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ, ये एलिप्टिकल शेप है और यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन है बच्चे लोग और ये प्लैनेट है। अब देखो यहाँ पर रेडियस अलग अलग है ना, तो हम लोग एक मीन रेडियस निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं इसको, मीन पता है ना सबको, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो भैया ये अपना आर है, 50 आर होंगे ना यहाँ पर, तो हम लोगों ने एक मीन रेडियस निकाला। लेट्स से इस प्लैनेट को सन का एक चक्कर लगाने में कैपिटल टाइम टी लगा, कितना टाइम लग रहा है, तो केपलर का थर्ड लॉ इन दोनों के बीच में रिलेशन देता है, टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस। अब मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी जब आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। समझ में आया। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको समझो, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितना कम होगा उतना ही कम ये भी होगा। हो सकता है कि सर ये 2 गुना कम हो तो ये 8 गुना कम हो जाए, ये 3 गुना कम हो तो ये 9 गुना कम हो जाए, आप समझ रहे ना, कम होगा बट प्रोपोर्शन सेम। तो वो प्रोपोर्शन बनाने के लिए हम लोग किसको लगाते हैं, कांस्टेंट। समझ में आया, अरे हाँ है ना। इस लॉ से पता है बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आपको किसी भी प्लैनेट पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोला कि जुपिटर का टाइम पीरियड कितना है, तो बोले चलो सर रह के आते हैं 1 साल, देखते कितना टाइम पीरियड,
हर प्लैनेट का डिस्टेंस अलग है सन से, और रिलेशन के हिसाब से अगर रेडियस ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, जुपिटर ज्यादा दूर है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा। तो अब उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको जुपिटर पर रहने की जरूरत, आपको सिर्फ क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। आपको अर्थ का टाइम पीरियड पता है, आपको अर्थ का रेडियस पता है, आपको जुपिटर का रेडियस पता है, रेडियस मतलब सन से लेके उसका डिस्टेंस पता है, तो आप क्या कर दोगे, टाइम पीरियड किसका निकाल दोगे, जुपिटर, बैठे बैठे अर्थ के अंदर। समझ में आ रहा है, हर प्लैनेट पे जाने की जरूरत, दिस इज कॉल्ड साइंस। हम लोग सन का टेम्परेचर बता देते बैठे बैठे ना, इतना कोर का टेम्परेचर इतना है, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। सवाल ये उठता है कि कौन जाके मेजर कर रहा है वहां पे, मेजर करने के लिए हम लोग वहां को जाना जरूरी, हम लोग यहीं बैठे बैठे मेजर कर लेते हैं। सूरज से लेके सर सन का डिस्टेंस 1.5 into 10⁻11 मीटर है। कैसे पता चला, रस्सी लेके गए थे क्या, ट्रिग्नोमेट्री, क्या बोलते इसको, पढ़ते हो ना मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग सारी चीजों को कैलकुलेशन कर सकते हैं। केपलर का थर्ड लॉ हम लोग को टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में क्या देता है बच्चे लोग, रिलेशन। क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। याद रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, एंड दैट k इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तीनों लॉ लिख लो, अगली बार हम लोग ग्रेविटेशन